नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। सुबह सुबह मैंने बुक लिस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया था कि कौन कौन सी किताब आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। ये सुबह से दूसरा वीडियो होगा। और जो बीपीएससी का नया पैटर्न है, जो आपको पीटी में देखने को मिला है या जो आपको 68वीं के मेंस में देखने को मिला था, उसको अगर आपको क्रैक करना है उस पैटर्न के साथ, तो यकीन मानिए न्यूज़पेपर डिस्कशन आपका नैया पार लगा सकता है। डिटेल वीडियो होता है मेरा न्यूज़ का, और ज़्यादा टॉपिक को नहीं कवर करेंगे। देखिए, डेली कोई 10-10 टॉपिक पढ़ने से करंट अफेयर बर्डन हो जाएगा आपके लिए। 4 से 5 टॉपिक रोज़ हमें तैयार करने हैं, ठीक ना। और वो टॉपिक फिर आप जब मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें रिवाइज हो जाएगा आपका। उससे क्या होगा, आपका पूरा मेंस और पीटी के लिए समग्र रूप से करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए, अगर हम विजन मंथली पढ़ लें, विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, न्यूज़पेपर आपको मैं इसलिए पढ़ने को बोलता हूँ क्योंकि आपकी लेखन शैली डेवलप नहीं हुई है अभी तक, जो निबंध के लिए चाहिए। जो यूपीएससी देते हैं बच्चे, हाई फाई स्कूल से पढ़े होते हैं, बड़े कॉलेज से पढ़े होते हैं, उनकी लेखन शैली कॉलेज और स्कूल के दौरान में डेवलप हो गई रहती है, लेकिन आपकी नहीं हुई है। आपके कॉलेज अच्छे नहीं थे या स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि न्यूज़पेपर खुद से पढ़ के उसको लिखने की कोशिश जब आप करेंगे तो आपकी लेखन शैली डेवलप होगा। और साथ साथ में निबंध पेपर का जो 300 मार्क्स का है, जो गेम चेंजर है बीपीएससी के लिए, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो जो मैं बनाता हूँ आधे घंटे का रहता है न्यूज़पेपर का, उसको देख लीजिए। और बाकी न्यूज़पेपर का आर्टिकल खुद से पढ़कर उसको लिखने की कोशिश कीजिए। गूगल पर जाके सर्च करेंगे डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ, तो वहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आपको फ्री में न्यूज़पेपर का पीडीएफ दे देते हैं। ओके, इतना तक क्लियर हो गया होगा। आज का न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, सब जगह हम मौजूद हैं, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे। और जल्द ही आपको मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ भी देना शुरू कर दूँगा। पीडीएफ बनाने का भी समय नहीं मिल पाता, लेकिन जल्द ही आपको मिलने लग जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मतलब 2 से 3 दिन में आपको पीडीएफ देना शुरू कर दूंगा। ओके, यूट्यूब पर हमारा दूसरा चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा एनालिटिकल व्यू के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ क्या था? आज का द हिंदू का पहला हेडिंग बनाया इन्होंने, न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्ट अंडर यूएपीए। न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है, एक यूट्यूब चैनल भी है इनका न्यूज़ क्लिक का। और ये क्या है, तो ये एक पोर्टल है जिस पर न्यूज़ बनाते हैं ये लोग, ठीक ना। और उसके जो फाउंडर हैं उनको यूएपीए के तहत, यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट बहुत ही कठोर होता है और इसके तहत गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए सामान्य तौर पर उन लोगों पर लगाया जाता है जो राष्ट्र विरोधी हरकतों में शामिल होते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं यूएपीए भी अभी डिटेल बताऊंगा, लेकिन अब मैं जो बोलूँगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कलम कॉपी बंद करके। यूएपीए के तहत किसको गिरफ्तार किया गया है? दोनों पक्ष बताने वाला हूँ, पॉजिटिव निगेटिव। पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि पत्रकार को गिरफ्तार करके आप क्या कर रहे हैं, सुनिएगा। मैं दूसरे पक्ष पर भी ले जाऊंगा आपको, फिर पूरा न्यूज़ भी बताऊंगा मैं आपको। जो दूसरा पक्ष आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, हमें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्या पत्रकारों की गिरफ्तारी आए दिन जो देखने को मिलती, क्या इससे हमारे लोकतंत्र पर खतरा हो गया है? क्या पत्रकारों की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है? क्या पत्रकारों को चुप कराकर भारत की सरकार जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रही है? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कभी भी अपने आंसर राइटिंग में किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। दोनों पक्ष और विपक्ष लिख देना है आपको और आगे बढ़ जाना है। पहले मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ। न्यूज़ क्लिक जो है, इस पर एक आरोप लगाया न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का न्यूज़पेपर है, उसने एक आर्टिकल छापा था कुछ समय पहले और उसने आरोप लगाया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाया। इसलिए आरोप गंभीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत का मोदी सरकार के समर्थित तो न्यूज़पेपर है नहीं जिसने आरोप लगाया हो कि सरकार ने भाई झूठा केस लगाकर फंसा दिया है, इस तरह का। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज़ छापा कि न्यूज़ क्लिक जो है वो चाइना से फंडिंग प्राप्त करती है, चीन से फंडिंग प्राप्त करती है और चीन के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। सही सुन रहे हैं आप? इससे ऐसा आरोप लगाया किसने? मैं बार बार आरोप शब्द यूज कर रहा हूँ। जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कोई दोषी नहीं होता है। आरोप लगाया किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसने बताया गया कि न्यूज़ क्लिक आए दिन अपने वीडियो के माध्यम से चीन के सरकार के प्रोपेगेंडा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, जिसमें कुछ करोड़ रुपए का इन पर फंडिंग का भी आरोप लगा।
उसके बाद से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सदन में भी कुछ पत्रकारों के नाम लेकर जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने भी आरोप लगाया था कि न्यूज़ क्लिक फंडिंग ले रही है। और इसके वीडियो का न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक साक्ष्य दिया था जिसमें बताया था कि इन्होंने अपने वीडियो में कहीं पर बोला था कि चाइना का इतिहास जो है वो मज़दूरों के लिए बड़ा ही प्रेरक है। तो इस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। बाद में इस चीज़ को लेकर भारत सरकार ने कल कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने इसके पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। अब आगे की चीज़ें जो होंगी वो देखा जाएगा, अभी उसके बारे में कोई चीज़ नहीं है। यूएपीए के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यूएपीए आखिरकार है क्या। दूसरा पक्ष इसका क्या हो सकता है? इसका पक्ष दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पत्रकारिता, इन सब से जुड़े हुए लोकतंत्र में क्या इनकी अहमियत है, इनसे जुड़े हुए, या भारत सरकार क्या पत्रकारों को दबा रही है, क्या दुनिया भर की सरकारें पत्रकारों को दबा रहे हैं, फ्रीडम इंडेक्स जो आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें हमारा रैंक क्या है, या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये नाम की एक संस्था है जो क्या जारी करती है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है, जिसमें हम हमेशा नीचे ही होते हैं। तो इसका भी नाम ध्यान में रखिएगा। अब यूएपीए के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि मूल रूप से यूएपीए 1967 में लागू किया गया था। 2004-2008 में आतंकवादी विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया। अगस्त 2019 में संसद ने कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए यूएपीए में संशोधन को मंजूरी दी। पहले यूएपीए के तहत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केवल और केवल किसी संस्था पर कार्रवाई किया जा सकता था, यानी किसी संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित किया जा सकता था। लेकिन 2019 में भारत सरकार ने संशोधन किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने संशोधन किया और इसमें यह बताया कि यूएपीए के तहत किसी एक व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। ओके, आतंकवाद से संबंधित अपराधों के निपटने के लिए सामान्य कानूनी प्रक्रिया से अलग होता है और इसके नियम सामान्य अपराधों के नियम से अलग हैं, जहां अभियुक्तों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कम कर दिया। देखिए, बाकी चीज़ों में आपके राइट्स अलग होते हैं, लेकिन ये स्पेशल एक्ट है। जिस प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत ही कठोर है, उसी प्रकार से यूएपीए भी बहुत ही कठोर है। इसके मानदंड और इसके कार्रवाई के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं, है ना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2016-2019 के मध्य जिस अवधि के लिए यूएपीए के आंकड़े प्रकाशित किए गए, यूएपीए के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4231 प्राथमिकताएं दर्ज की गई, जिसमें 112 मामलों में अपराध सिद्ध हुआ है। 4000 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया यूएपीए के तहत, जबकि मात्र 112 मामले सिद्ध कर पाए। परसेंटेज निकाल लीजिए, 10% से भी कम मामले हैं, 5% से भी कम मामले में सिद्ध हुआ, यानी कि सरकार इसका कहीं न कहीं दुरुपयोग भी करती है। आप इस आंकड़े के द्वारा अपने आंसर राइटिंग में ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 4200 व्यक्तियों पर लगाया गया, जबकि 112 पर भी दोष सिद्ध ही हुए, यानी कि इस एक्ट को जहाँ पर ज़रूरत नहीं था वहाँ पर भी लगाया गया है। इस चीज़ को समझिएगा। यूएपीए के तहत लगातार आवेदन इंगित करता है कि भारत में अतीत में अन्य आतंकवादी विरोधी कानून जैसे पोटा आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, टाडा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। जैसे पोटा और टाटा का उपयोग किया जाता था किसी समय में, अब तो निरस्त हो चुका है। उसी प्रकार से यूएपीए का भी दुरुपयोग किया जाता है, जहां तहां पुलिस इसका उपयोग करती है, किसी पर भी लगा देती है। ये कौन कह रहा है? तो ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ओके, यूएपीए से संबंधित मुद्दे क्या हैं? आतंकवादी गतिविधियों को अस्पष्ट परिभाषा है। यूएपीए में आतंकवादी गतिविधि का परिभाषा नहीं दिया गया है। सुनिएगा ध्यान से, परिभाषा जिस चीज़ का मौजूद होता है उस चीज़ का दायरा सीमित होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि लिक्विड क्या होता है, तो आप बोलोगे कि लिक्विड एक मैटर का स्टेट होता है जिसको किसी भी चीज़ में डालने पर उसका रूप ग्रहण कर लेता है। वो यही तो होता है ना लिक्विड सामान्य तौर पर। लेकिन अगर लिक्विड की कोई परिभाषा होती ही नहीं तो तब तो कुछ भी हो सकता है। जो निराकार है उसका सब आकार हो सकता है। समझिएगा इस चीज़ को। जो ईश्वर निराकार है वो ईश्वर चींटी के रूप में भी हो सकता है, वो ईश्वर पत्थर के रूप में भी हो सकता है। तो जो जी यूएपीए का जब परिभाषा ही नहीं है तो हर परिभाषा उसमें हो सकता है। आतंकवादी की गतिविधि में सरकार किसी भी पर भी आतंकवादी गतिविधि लगा सकती है। तो ये सबसे बड़ी इसकी खामी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक द्वारा
प्रचारित परिभाषा से काफ़ी भिन्न है। किसी अपराध को आतंकवादी कृत्य कहने के लिए विशेष प्रतिवेदक के अनुसार 3 तत्वों का एक साथ होना जरूरी होता है। आपराधिक कृत्यों में उपयोग किए गए साधन घातक होने चाहिए। कृत्य के पीछे की मंशा समाज के लोगों में भय पैदा करना, किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ करने से परहेज करने के लिए मजबूर करना होना चाहिए। उद्देश्य एक वैचारिक लक्ष्य को आगे बढ़ाना होना चाहिए। दूसरी ओर ये सब क्या है, ये किसी भी चीज़ को आप टेररिस्ट ठहरा सकते हैं। दूसरी ओर यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों की व्यापक और अस्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट लगना, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि भी शामिल है। किसी व्यक्ति की मृत्यु, चोट लगना, नुकसान पहुंचाना, ये भी किसमें शामिल हो सकता है, यूएपीए के तहत आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो सकता है। जमानत से इनकार यूएपीए के साथ बड़ी समस्या है कि इसकी धारा 43D(5) में निहित है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति के लिए यूएपीए के अंतर्गत आरोप पत्र दायर करती है तो यह मानने के लिए उचित आधार है कि प्रथम दृष्टया यह आरोप सत्य है, जो व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, जबकि जमानत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी है। आर्टिकल 20-21 में कहा गया है कि भाई जमानत तो दोगे ही तुम, लेकिन यूएपीए के तहत इसमें स्पेशल प्रोविज़न किया गया है कि आपको जमानत मिलना तक मुश्किल हो जाता है यूएपीए के तहत अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो। इसलिए यूएपीए लगना बहुत बड़ी बात होती है, समझिएगा तेरा ध्यानपूर्वक, क्योंकि इसके इफ एंड कॉज आपसे पूछ सकता है कि भाई यूएपीए जो लगाए जाते हैं, मान लीजिए सवाल एक फ्रेम करता हूं, नोट कीजिएगा सवाल को, मेंस में पूछा जा सकता है क्या यूएपीए जो है वो संविधान में प्रदान किए गए जमानत व संवैधानिक अधिकार जो स्वतंत्रता का दिया गया है, क्या उसका उल्लंघन करता है? विवेचना कीजिए। यूएपीए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? विवेचना कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है, हो सकता है पूछ ले आपसे, तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि यूएपीए संविधान में दिए गए स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि संविधान में जो दिया गया है नागरिकों को शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, उसकी रक्षा करता है। अब समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, उसमें आलोचना में आप जरूर लिखेंगे कि हालांकि कुछ मामलों में यूएपीए के ऊपर आरोप जरूर लगे हैं कि यूएपीए का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर लोगों के शांतिपूर्वक जीवन जीने के जो अधिकार है उसका रक्षा करता है, समाज से गलत तत्वों को हटाकर, आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उन पर कानूनी मुकदमे चलाकर क्या करता है ये, तो समाज को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। तो आपको इसी प्रकार से फ्रेम करना होगा आंसर। अगला देखिए जरा, भारत में न्याय वितरण प्रणाली की स्थिति को देखते हुए लंबित मुकदमों की दर औसतन 95.5% है। इसका मतलब है कि हर साल 5% से कम मामलों मुकदमा पूरा चलाया जाता है, जिस कारण आरोपियों के लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। स्टेट ओवररीच, इसमें धमकी देने की भावना, लोगों में आतंक का डर पैदा करने जैसे कोई भी कार्य शामिल हैं, तो सरकार को इन कृत्यों के आधार पर किसी भी सामान्य नागरिक या कार्यकर्ता को आतंकवादी साबित करने की असीमित शक्ति प्रदान करता है। सरकार के पास शक्तियाँ सीमित होना चाहिए। संवैधानिक सरकार का क्या तात्पर्य होता है? सीमित सरकार, सरकार की शक्तियां सीमित होना चाहिए, लेकिन यूएपीए कहीं ना कहीं सरकारों को बहुत ही ज़्यादा शक्तियां प्रदान करती है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 21 के तहत जो गारंटी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में अधिक अधिकार राज्य को देता है, स्टेट को देता है, और स्टेट क्या करता है, इसका कई बार दुरुपयोग भी कर सकता है। ओके, संघवाद के महत्व को कम आंकना, यह देखते हुए पुलिस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि आतंकवाद के मामलों में राज्य पुलिस के अधिकार की उपेक्षा करता है। कई बार जो होता है, सेंटर की जो सरकार होती है, सेंटर की एजेंसियां जो होती हैं, वो राज्य पुलिस से बिना कोऑर्डिनेशन के भी किसी भी राज्य में जाकर किसी को भी उठाकर यूएपीए के तहत ले आती है। इसको ध्यान रखिएगा। यूएपीए के कुछ फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। 1967 में लागू किया गया था, और अंतिम बार संशोधन कब हुआ है भाइयों बहनों? तो 2019 में इसका संशोधन हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि आज का आर्टिकल क्या है। और आज का आर्टिकल उस महान व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसके कारण भारत आज यहाँ तक पहुँचा है, जिसके कारण आप अभी नाश्ता करके ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके कारण आप खाना खाने जाएंगे चैनपूर्वक, उस आदमी पर आज का आर्टिकल है। और उसकी मृत्यु हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गारंटेड सवाल पूछा जाएगा किसी भी मेंस एग्जामिनेशन। गारंटेड का मतलब गारंटेड पूछा जाएगा, क्योंकि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक था। MS स्वामीनाथन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, मैन ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटी। एक ऐसा आदमी जो किसान से लेकर विज्ञान तक सभी में प्रचलित था, और उसी MS स्वामीनाथन की बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के भारत में जन्मदाता, वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, जिसका जीवन एक ही चीज़ पर रहा, कृषि और समाज, बस। ओके, MS स्वामीनाथन नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत कृषि संबंध हर छात्र और वैज्ञानिकों के पास बनी रहेगी। उन्हें 1960 के दशक के मध्य से, जब भारत लगातार सूखे का सामना कर रहा था, भारत में हरित क्रांति लाने के लिए नॉर्मन बोरलॉग के साथ कार्य करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है।
यदि देश में हरित क्रांति नहीं आती तो लाखों लोग भूख से मर जाते और भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी नहीं होती। 10 साल 1960 के दशक की किस्से सुना रहा हूँ। 10 साल पहले जब भारत में हमारे प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे, कौन प्रधानमंत्री, तो शास्त्री जी अपील करते थे, इनका परसों बर्थडे था, कि भाई साहब एक ही टाइम खाएंगे हम। और ये देखने के लिए कि उनका फैसला सही है कि नहीं, उन्होंने घर में एक टाइम खाना छोड़ दिया अपने बाल बच्चों सहित। और कृषि भी करते थे अपने प्रधानमंत्री के आवास पर, इसलिए दिखावा नहीं, क्या बोलते उसको, प्रेरित करने के लिए कि देश का प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहा है देश की भूख की समस्या को मिटाने के लिए। उस ज़माने में जब हमारे पास अन्न नहीं था, अमेरिका हमें सूअर को खाने वाले गेहूं भेजता था। सही सुन रहे हैं आप, सबसे 3rd क्लास का गेहूं। अगले 10 साल बाद हरित क्रांति के पश्चात हम अनाज के एक्सपोर्टर बन गए, हम दुनिया को खाना देने लग गए। तो ये जो हमें लेकर आया यहाँ तक, इसमें सबसे बड़ा हाथ MS स्वामीनाथन जैसे लोगों का था। तब भारत को शिप टू माउथ अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा, शिप टू माउथ अर्थव्यवस्था, कितना सुंदर टर्मिनोलॉजी है। क्योंकि देश PL 480 स्कीम के तहत स्कीम चलाता था अमेरिका, हम जैसे 3rd वर्ल्ड के कंट्रियों को गेहूं देने के लिए। अब उसकी का गेहूं उसी को मुबारक। मिलियन टन खाद्यान्न का आयात करा था। भारत के पास इसके भुगतान के पर्याप्त विदेशी मुद्रा तक नहीं था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र में सप्ताह में एक समय का भोजन नहीं करने और गेहूं की चपाती सहित विभिन्न गेहूं उत्पाद शादी की पार्टियों में नहीं परोसने का आह्वान किया था हमारे प्रधानमंत्री ने। भारत को हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उस समय जनसंख्या बढ़ रही थी, निम्न कृषि उत्पादकता, बार बार पड़ने वाले सूखे, खाद्य आयात पर निर्भरता के कारण 1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा था। भारत खाद्य निर्यातक देश, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहरी दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति भेद्य संवेदनशील था, जो खाद्य सहायता को कूटनीति और उत्तोलन के एक उपकरण के रूप में, जो हमें अमेरिका खाना देता था ना, भोजन, गेहूं, उसके बदले में वो चाहता था कि हम रूस से दुश्मनी मोल लें। यानी कि हमें भोजन करने के लिए अपने सामरिक हितों पर कुचलना पड़ता था, उस पर पैर रखना पड़ता था। कई बार ऐसे फैसले करने पड़ते थे हमें। इतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी के कारण हम अमेरिकी चंगुल में फंस सकते थे, लेकिन सब कुछ बदल दिया। भारत अपनी आबादी के लिए आत्मनिर्भर और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था, गरीबी और कुपोषण को कम करना चाहता था। भारत अपनी कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहता था, इस वैश्विक बाजार में अधिक कुशल, लाभदायक और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहता था उस समय। हरित क्रांति में दरअसल में हुआ क्या था? हरित क्रांति में 3 शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, उन्नत बीज, क्या बोला मैंने, सही सुन रहे हैं आप, उन्नत बीज और उन्नत खाद उन्नत उर्वरक, इसके सहयोग से हम लोगों ने गेहूं के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की। गेहूं का, और भारत के किस भाग में प्रचलित हुआ ये हरित क्रांति? तो अगर हम बात करें तो इस भाग में ज़्यादा प्रचलित हुआ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का पूर्वी इलाका, MP, इन सब इलाकों में थोड़ा सा प्रचलित हुआ। इसका पूर्वी प्रदेश जो है वो इससे वंचित रह गया। क्यों वंचित रह गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर पूर्वी प्रदेशों में हदबंदी, चकबंदी, लैंड रिफॉर्म सही से लागू नहीं हो पाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के इलाके, राजस्थान, MP, इनमें लैंड रिफॉर्म, दक्षिण भारत में भी लैंड रिफॉर्म सही से लागू हो पाए थे। लोगों के पास ज़मीनें आई थी। लैंड रिफॉर्म 1951 एक्ट को याद कीजिए, नेहरू जी ने लाया था। लेकिन पूर्वी भारत में स्थिति वैसी नहीं थी और किसानों की समृद्धता भी वैसी नहीं थी कि उन्नत बीज खरीद सकें। 1960 के दशक में बिहार में लोग भूख से मरे हैं, ये सही सुन रहे हैं आप। हरित क्रांति के पश्चात बिहार में लोग भूख से मरे हैं, क्योंकि उस समय सीलिंग की व्यवस्था लागू थी। NCERT पढ़ा कीजिए। सीलिंग क्या होता है? सीलिंग का तात्पर्य होता है कि एक राज्य का जो खाद्यान्न है वो दूसरे राज्य में आसानी से नहीं जा सकता था, इसको सीलिंग कहा जाता था। इसके कारण से भारत के एक भाग में भले ही हरित क्रांति आई हो, लेकिन बिहार में 1960 और 70 के दशक में लोग बिना अन्न के मरे हैं, ये सही है, ठीक ना। तो आगे बढ़ें, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है हरित क्रांति की परिभाषा, एक लाइन में पता चल गया। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, मशीनीकरण जैसे नई तकनीकों के उपयोग से भारत के खाद्य फसल में उन्नत करना, विशेष रूप से गेहूं और चावल। उद्देश्य क्या था? आबादी के लिए आत्मनिर्भर और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, आयात पर निर्भरता कम करना, गरीबी और भुखमरी को कम करना, कुशल, लाभदायक और प्रतिस्पर्धी बनाना अपने कृषि को। बस 3 उद्देश्य था। मुख्य क्या उद्देश्य थे? तो मुख्य उद्देश्य यही थे, इसको ध्यान में रखिएगा। और हरित क्रांति में हुआ क्या? उन्नत बीज, उन्नत तरीके के उर्वरक,
सिंचाई के साधन, मशीनीकरण, और इससे क्या होगा, इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। अब मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उर्वरक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, है ना, उन्नत बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए। वो जहाँ के किसानों में होगा वहीं के किसान इसको कर सकते हैं, बाकी जगह के किसान इसको नहीं कर सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं: खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाले किस्म का उपयोग करना। इन बीजों में MS स्वामीनाथन, जिन्हें व्यापक रूप से भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जैसे कृषि विज्ञानियों द्वारा विकसित किया गया। तो उन्नत तरीके के बीज कौन विकसित कर रहे थे भारत में? तो ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक हैं जो विकसित कर रहे थे, MS स्वामीनाथन जैसे लोग। वर्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए ट्यूबवेल, नहर और स्प्रिंकलर आदि को अपनाना। श्रम लागत को कम करने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिल इत्यादि का उपयोग करना। और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करना था। मौजूदा कृषि भूमि में दोहरी फसल, डबल क्रॉपिंग प्रणाली का उपयोग करना, जिसका अर्थ है फसल की सघनता और उपज बढ़ाने के लिए खेत में एक वर्ष में 2 फसलें लगाना। अब तो अपने भारत में एक वर्ष में 3-3 फसलें होती, गेहूँ, चावल, और बीच में जो आता है मौसम, उसमें भी कुछ बो लेते हैं लोग, है ना, सब्जियां वगैरह उपजा लेते हैं मार्च अप्रैल वाले महीने में। आपने देखा होगा, होता है ना ये चीज़। ये मैं क्या बता रहा हूँ, 3-3 फसलें उपजती हैं अब तो भारत के मैदानों में, लेकिन उस समय में एक फसल उपज जाती थी, वही बहुत होता था, है ना। हरित क्रांति का प्रभाव क्या है? खाद्य उत्पादन वृद्धि हो गई। हम दुनिया में 131 मिलियन टन अनाज उत्पादन है, जिससे भारत विश्व के सबसे बड़ी कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। जो देश इंपोर्टर था वो एक्सपोर्टर बन गया। गेहूं, चावल, अन्य खाद्यान्न, राई, मक्का, ज्वार, कुट्टू, बाजरा, रागी का शुद्ध निर्यातक हम बन गए थे। गरीबी उन्मूलन के लिए हमें बहुत सारा अन्न मिलना शुरू हो गया। पीडीएस सिस्टम जो गाँव में गरीबों को दिया जाता है अन्न, कौन कौन सी चीज़ें, चावल, गेहूँ, अब चना भी दिया जाता है, शायद दाल वगैरह भी आपने देखा होगा, शायद मुझे सारा नहीं पता है। लेकिन पीडीएस सिस्टम हरित क्रांति के बाद ही शुरू हुआ था सही तरीके से। तो आप समझ रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं क्या मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कृषि में सब्सिडी भी शुरू किया गया था शास्त्री जी के समय ही, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो जब आप इतिहास को इकोनॉमी से मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। अब सब कुछ रिलेट हो रहा है, सब कुछ जुड़ रहा है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें शुरू हुई, कब शुरू हुई। अब इसका दुष्प्रभाव भी होगा, कुछ इसका दुष्प्रभाव भी देखेंगे हम। तकनीकी प्रगति भी हुई इस समय, ग्रामीण विकास भी हुआ, भूमि रूपांतरण में कमी हुई, आर्थिक विकास भी हुआ। हाँ, और हरित क्रांति के कारण उत्पन्न कुछ चुनौतियाँ, अब यहाँ से शुरू कीजिए। हरित क्रांति तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लोगों को खाना मिला। देखिए, भूखे को खाने से ज़्यादा और किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं होता है। तो भूखे आदमी को खाना तो मिल गया, लेकिन क्या वो खाना शुद्ध था? क्या उस खाने के लिए हमने कीमत बाद में चुकाई? क्या उस एक कटोरा धान और गेहूं की कीमत आज हम चुका रहे हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज भी चुका रहे हैं। नॉर्थ का जो प्लेन है, उत्तर का, ये उर्वरकों के कारण यहाँ की मृदा जो है वो कम उपज की हो गई, और अधिक सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा, यूपी के मैदानों में भौम जल का अति दोहन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दोहन हुआ है। मृदा का लवणीकरण हो गया। उसके अलावा क्या हुए, हमारे यहाँ के जो ज़मीन है उसकी उत्पादकता भी कम हो गई। इतने कीटनाशक हमने उपयोग कर लिए, अब हमारे कीटनाशक काम के नहीं रहते हैं। जब डालते तो कीट उसको बैठकर एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न हुई। और क्या हुआ, बहुत सारी बीमारियां आई लोगों के अंदर उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के कारण। कैंसर का बेल्ट बन गया नॉर्थ इंडिया का बहुत सारा भाग। हरित क्रांति के पश्चात हमें ये देखने को मिला। और क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई, तो हमें असमानता भी देखने को मिला। जहाँ पूर्वी भारत असमान, पूर्वी भारत गरीब रह गया, यूपी बिहार के इलाके, उड़ीसा के इलाके, झारखंड के इलाके, बंगाल के इलाके, वहीं पश्चिमी भारत जो है पंजाब, हरियाणा, ये डोमिनेट करने लग गया। तो ये भी हमें देखने को मिला। असमानता देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब पूर्वी भारत से लोग गेहूँ काटने के लिए कहाँ आते हैं, पंजाब, हरियाणा आने लग गए। क्यों भाई, वहाँ गेहूँ नहीं उपजता है क्या? वहाँ ज़मीन नहीं है क्या? लेकिन हम पिछड़ गए, गरीब हो गए, इसलिए हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ गया। तो अगला क्या है, सिंथेटिक उर्वरक, कीटनाशकों उपयोग से मृदा के कटाव, जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण में गिरावट आई है। इससे जैव विविधता, फसलों का आनुवांशिक विविधता को नुकसान पहुँचा है। केवल गेहूँ चावल पर सिमट के हम रह गए, जबकि मोटे अनाज, दाल, इन सब का हम एक्सपोर्ट करके जगह इम्पोर्टर बन के रह गए थे। दाल हमें आज भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। जितना हमारे यहाँ दाल की खपत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत हम दाल का करते हैं, क्योंकि हमारे हर घर में रेगुलर खाना में दाल होता है। दाल बिना तो खाना ही नहीं होता है। उसका हमें इम्पोर्टर बन के रह गए। हमारे यहाँ विविधता में कमी आ गई। इससे किसानों के विभिन्न भूभाग और देशों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता भी बढ़ गई। और उन्नत बीज महंगे आते हैं।
किसानों में होड़ मची उन्नत बीज खरीदने के लिए। अब महंगे महंगे उन्नत बीज तो खरीद लिए, लेकिन मिट्टी और पानी वैसा था नहीं कि वो बीज बना सके सही फसल। और उसके चक्कर में किसानों की आत्महत्या, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, बार बार सूखे की स्थिति से सामना भी करना पड़ गया। इससे फसलों, कीट और बीमारी, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को भी बढ़ा दिया। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है हरित क्रांति 2.0? हरित क्रांति का समाधान क्या है? हरित क्रांति 2.0 बदलती जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए कृषि को अधिक अनुकूलनशील और प्रत्याशित बनाने और वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके के रूप में देखा जाता है। हरित क्रांति 2.0 के बारे में आपसे सवाल में से पूछा जा सकता है। इसमें क्या क्या हम लोग करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जीएम फसलों को रोपण करते हैं। परिशुद्ध कृषि, इस दृष्टिकोण में जल, उर्वरक, कीटनाशक जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जीपीएस निर्धारित ट्रैकर, ड्रोन जैसे उन्नत उपयोग प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ सॉइल टेस्टिंग का हम कर रहे हैं। बिहार में भी किया गया है और केंद्र सरकार भी करती है। ज़मीन में सॉइल टेस्टिंग करते हैं कि इस ज़मीन को कौन कौन से खाद चाहिए। मान लीजिए आप बीमार हुए और आपको डॉक्टर ने बोला कि जितने इंजेक्शन है अपने पास, जितनी दवाइयाँ सब लगा दो, कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो सोचिए आपकी स्थिति क्या होगा। तो खेत में आप बोरा लेकर जाते हैं, पोटास से लेकर, यूरिया से लेकर, डीएपी से लेकर सब छिड़क कर आ जाते हैं। अब पता चला उस खेत को तो पोटास की ज़रूरत ही नहीं थी, उस खेत को तो यूरिया की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पिछले साल हमने दाल लगाया था। उसमें दाल लगाने के बाद तो यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप छिड़क के आ गए। अब वो मिट्टी के लिए हेडेक हो जाता है, उससे मृदा का जो उत्पादकता है वो ख़राब होता है। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार क्या कर रही है? सॉइल टेस्टिंग कि भाई जिस मृदा को जो चाहिए वही हम देंगे। तो ये सब कुछ तकनीक अपनाया जा रहा है किसमें? तो हरित क्रांति 2.0 में। संभावनीयता, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग और पारिस्थितिकी के अनुरूप फार्मिंग को बढ़ावा देना। धीरे धीरे उर्वरक को कम करके ऑर्गेनिक की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर। विविधीकरण का क्या तात्पर्य होता है? चावल, गेहूं के अलावा भी दुनिया में चीज़ें हैं जो खाए जा सकते हैं। आप दाल खा सकते हैं, मक्के खा सकते हैं, मोटे अनाज खा सकते हैं, और इनमें पोषकता जो होती है वो चावल दाल से ज़्यादा होती है ना। चावल दाल को तो पेट भरवा खाना बोला जाता है, तो पेट भरने के लिए लोग खा लेते हैं, है ना, चावल गेहूं को। लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इंसानों के लिए। तो उस पर भी विविधता में उसको अपनाया जा रहा है कि भाई और भी चीज़ें आप उत्पादन करो। समग्र दृष्टिकोण वगैरह भी है कि मृदा स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन और मूल्यवर्धन जैसे सब कुछ को मिलाकर आगे बढ़ाया जाए। पर्यावरणीय विचार वगैरह भी हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करके समझा दिया है। और ये ऑनलाइन वेबसाइट रहते हैं बहुत सारे, दृष्टि, ध्येय, संस्कृति, आईएस, इनके वेबसाइट से मैं कंटेंट लाता हूँ। कोई मेरा अपना लिखा हुआ नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो मेरा अपना होता है। ठीक है, अगले पर चलें। अगला टॉपिक देखते हैं क्या। अगला टॉपिक देखिए क्या है। आर्मेनिया पार्लियामेंट वोट टू ज्वाइन आईसीसी। देखिए आर्मेनिया का जो पार्लियामेंट है उसने आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या बोला मैंने? आईसीसी आईसीसी वर्ल्ड कप वाला आईसीसी नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आर्मेनिया इसको ज्वाइन कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ। आर्मेनिया नामक एक देश है जो अजरबैजान के बगल में है। अजरबैजान कैस्पियन सागर के तट पे है। कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सागर, इसके तट पर एक ही राजधानी है, वो है बाकू। बाकू किसकी राजधानी है? तो ये अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है, ठीक ना। क्या बोला मैंने? नागर्नो कराबाख, सुनिएगा ध्यान से, नागर्नो कराबाख ये इलाका है जिसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध चल रहा है। जैसे पाकिस्तान के जो बेवकूफ़ लोग हैं वो क्या बोल देते हैं कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है, जबकि कश्मीर हमारा है। और मान लीजिए भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ें, जबकि उन्होंने हमारा कश्मीर हड़प रखा है पाकिस्तानियों ने, तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से नागर्नो कराबाख विवादित इलाका किनके बीच में था? तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। अब आर्मेनिया है ईसाई बहुल देश, जिसमें भी स्लाव जाति के लोग रहते हैं। वहाँ पर स्लाव जाति कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री पर है तो याद आ रहा है, यानी कि रूस समर्थित वहाँ पर सरकार और वहाँ की जो व्यवस्था है वो है। और अजरबैजान है आपका कट्टर सुन्नी देश, सुन्नी मुस्लिम का देश है। तो अजरबैजान के समर्थन में कौन कौन से देश खड़े हो सकते हैं? दुनिया वैसी ही चलती है जैसे आज से 100 साल पहले चल रही थी। हिंदू, मुस्लिम, स्लाव, नॉन स्लाव, जर्मन, नॉन जर्मन, इसी के आधार पर चलती है। बस ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। तो अजरबैजान को कौन सपोर्ट करेगा? अपने पड़ोसी पाकिस्तान और तुर्की, ये दो देश सपोर्ट करते हैं किसको? तो अजरबैजान को। और उसको आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं ईरान, उसके अलावा रूस
और भारत भी आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। आर्मेनिया भारत से हथियार भी खरीद सकता है कुछ दिनों में, आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत सरकार बहुत सारे हथियार बेचेगी किसको, आर्मेनिया को, और अजरबैजान को पाकिस्तान बेचती है और तुर्की बेचती है। तो ये पूरा चल रहा है गेम। अब इसमें आर्मेनिया जो है वो रूस की समर्थित मानी जाती थी कि भाई रूस का समर्थन रहता है उसको, लेकिन आईसीसी ज्वाइन करके इसने रूस को पहली बार चकमा दिया है। रूस ने कुछ दिन पहले बयान भी जारी किया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉस्को ने लास्ट मंथ में येरेवान क्या है, आर्मेनिया की राजधानी है, येरेवान को बोला था कि अगर आप आईसीसी ज्वाइन करेंगे तो ये फ्रेंडली स्टेप नहीं होगा। तो अब आईसीसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि आईसीसी ने कुछ दिन पहले अरेस्ट वारंट जारी किया था व्लादिमीर पुतिन के कारण। व्लादिमीर पुतिन के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था आर्मेनिया ने, वो आईसीसी ने। ओके, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा टेंशन था। अब रूस और आर्मेनिया के बीच में भी थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, तो हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना, क्या भारत और आर्मेनिया संबंध पूछा जाएगा? उम्मीद कम है कि पूछा जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। पूछा क्या जाएगा आपसे, तो आईसीसी के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है आईसीसी का। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय विश्व का प्रथम अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय है। यह रोम संविदा द रोम स्टैट्यू नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित होता है। तो रोम संविधि किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रख सकते हैं आईसीसी से संबंधित है। जैसे इस बार पूछा गया था ना आपसे, तो वैसे ही पूछा जा सकता है आपसे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, आक्रामक अपराध जैसे गंभीर अपराध संबंधित मामलों की जांच करता है। आईसीसी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकना भी है। भारत, चीन और अमेरिका रोम संविदा के पक्षकार देश नहीं है। भारत और चीन और अमेरिका जो दुनिया के 3 सबसे बड़े देश हैं, ये तीनों ही इस संधि को नहीं मानते हैं। भारत नहीं मानता है। भारत बोलता है कि हम अपने संविधान के अलावा दुनिया में किसी भी लॉ के द्वारा हम शासित नहीं होते, हम केवल और केवल अपने संविधान के द्वारा शासित होते हैं, बाकी हम किसी भी दुनिया में कानून को मानते नहीं हैं। हाल ही मलेशिया ने रोम संविधि को अपनाया और एक आईसीसी के 124वां सदस्य बना था। अब 125वां कौन बन गया है, तो आर्मेनिया बन गया है। 17 जुलाई 1998 को 120 देशों द्वारा रोम संविधि को अपनाया गया और 1 जुलाई 2022 को आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 2022 निकल जाता है मुंह से। इस प्रकार रोम संविधि 60 राज्यों का समर्थन के बाद प्रभावी हुई। चूंकि इसकी कोई पूर्वव्यापी अधिकार क्षेत्र नहीं है, अतः आईसीसी स्थिति या उसके बाद के किए गए अपराधों की जांच करने में सक्षम है। 2010 में संशोधन के बाद रोम संविधि न्यायालय में पीड़ितों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक तय कर सुरक्षा के अधिकार और निष्पक्ष परीक्षण को सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में रोम संविधि आईसीसी के कानूनी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम एवं अपराध को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करती है। इसको ध्यान में रखिएगा। तथ्य और आंकड़े कुछ बता देता हूं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। वर्तमान में आईसीसी में 100 देशों राज्य के 900 से अधिक कर्मचारी हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये पीटी फैक्ट हो सकता है आपका, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। इसके अतिरिक्त इसकी 2 कार्यकारी भाषा है, कार्यकारी 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, और अधिकारी कौन कौन सी हैं, तो ये सभी हैं। आईसीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर इसका कार्यालय है, तो किनशासा ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, कंपाला युगांडा में है, बुंगी या बुंगई मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है, नैरोबी केन्या में, और आबिदजान आइवरी कोस्ट के पास इसका अलग अलग कार्यालय है। सारे के सारे मुख्यतः आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो अफ्रीका में मिलेंगे। आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। कहाँ पर है, तो द हेग, नीदरलैंड का जो आपका वहाँ पर है, देश में है, वहाँ पर इसका अवस्थित है। संगठन की संरचना क्या है, पक्षकार देश द्वारा न्यायाधीश और अभियोजन के चुनाव कराने एवं आईसीसी के बजट को मंजूरी दिए जाने के माध्यम से न्यायालय का प्रबंधन और निरीक्षण किया जाता है। आईसीसी के 4 अंग होते हैं। एक होता है अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी किसके पास है, और न्यायिक प्रभाग होता है, अभियोजन का कार्यालय होता है और रजिस्ट्री होता है। ओके, यही 4 अंग मिलकर पूरा आईसीसी का निर्माण करते हैं। और न्यायालय के अधिकार और क्षेत्र पर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। नरसंहार और अपराध की जांच कर सकता है, उससे जुड़े हुए मामलों पर अपनी सुनवाई कर सकता है। मानवता के विरुद्ध अपराध में भी कर सकता है, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध जो होता है, क्राइम ऑफ एग्रेशन, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। युद्ध अपराध में ही व्लादिमीर पुतिन के ऊपर में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, लेकिन उनको गिरफ्तार करना तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। एमआरएनए वैक्सीन के लिए कल ही मैंने बताया था आपको, एमआरएनए वैक्सीन डेवलप करने के लिए जो 2 वैज्ञानिक हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एमआरएनए वैक्सीन के क्या एप्लीकेशन है और किस प्रकार से कार्य करता है, उसको ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। उसके बाद आज का आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। देखिए, बेस मॉडिफाइड एमआरएनए टीकों का अनुप्रयोग क्या होता है।
mRNA प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2010 तक कई कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस पद्धति को सक्रिय रूप से विकसित करने पर जोर दिया था। प्रारंभ में जीका वायरस जैसी बीमारियों के खिलाफ टीका की खोज की गई। SARS-CoV-2 से निकटता से संबंधित है। कोविड-19 महामारी की शुरुआती SARS-CoV-2 प्रोटीन को एनकोड करने वाले बेस मॉडिफाइड mRNA वैक्सीन को तीव्रता से विकसित किया गया। मैसेंजर RNA होता है, फुल फॉर्म तो अब आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था और आपने गलत किया है या सही किया है, अब वो जीवन भर आपको याद रहेगा, है ना। तो इस वैक्सीन ने लगभग 95% सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदर्शित किए। साथ ही इन्हें नवंबर 2020 की शुरुआत में मंजूरी मिल गई थी। किसको? तो mRNA वैक्सीन को। mRNA वैक्सीन का निर्माण उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय और त्वरित था, जिससे उन्हें विभिन्न संक्रामक बीमारियों के खिलाफ संभावित रूप से उपयोगी बना दिया है। सामूहिक रूप से विश्व भर में 13 बिलियन से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराकें दी गई हैं, जिसमें लाखों लोगों की जान बचाई और गंभीर बीमारियों को रोका गया। ये सब किसके कारण हुआ है? तो एक mRNA वैक्सीन का कमाल है। सोचिए ये वैज्ञानिक कितने बड़े रक्षक होते हैं, कितने बड़े हीरो होते हैं। इनके द्वारा बनाई गई एक चीज़ से पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाती है ना। सारे हीरो गन लेकर ही नहीं घूमते हैं, कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं लैब में। गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान यह गेम चेंजिंग खोज इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा mRNA में आधार परिवर्तन के महत्व को समझाने में निभाई गई भूमिका पर जोर देती है। mRNA टीके और उनके कार्य क्या होते हैं? mRNA का अर्थ है मैसेंजर RNA, जो एक अणु जो DNA से आनुवांशिक जानकारी को DNA से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है को कोशिका के प्रोटीन निर्माण मशीनरी तक ले जाता है। जो सेल में जो प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण का जो काम करते हैं, वहाँ तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम कौन करता है? तो mRNA नामक चीज़ करता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेल, आपको पता होगा कि प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, आपको पता होगा ये चीज़। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है ना। mRNA टीके सिंथेटिक mRNA का उपयोग करते हैं, जो रोगजनक से एक विशेष प्रोटीन को एनकोड करता है, जैसे कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन। ओके, जब mRNA वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो कोशिकाएं mRNA ग्रहण कर लेती हैं। आपका सवाल पीटी का, प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। प्रोटीन तब तक एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है जो एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो भविष्य में रोगजनक को पहचान करते एवं उससे लड़ते हैं। जब हमारे शरीर में डाला जाता है तो शरीर क्या करता है? इसका एक एंटीबॉडी बना लेता है और एंटीबॉडी को संभाल के रखता है शरीर में। अब जैसे ही भविष्य में उस तरह का कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर अटैक करता है तो वो एंटीबॉडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस अटैक करने वाले को ख़त्म कर देते हैं। समझ में आ गया होगा पूरा चीज़। mRNA वैक्सीन का क्या तात्पर्य होता है, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। mRNA टीके उत्पादन तीव्र और कम खर्चीले होते हैं क्योंकि उन्हें सेल कल्चर या जटिल शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। mRNA टीके भी अधिक लचीले और अनुकूलनीय हैं क्योंकि उन्हें रोगजनक के नए वेरिएंट और उपभेदों को लक्षित करने के लिए आसानी से संशोधित किया जा सकता है। mRNA को हम मॉडिफाइड भी आसानी से कर सकते हैं, जिससे क्या हो, नई बीमारी के लिए नए टीके बनाने में भी बहुत आसानी होती है हमें। तो mRNA के बारे में इतनी जानकारी अभी रखिए, जैसे जैसे और भी आएगा। जैसे आज भी द हिंदू का एक आर्टिकल था mRNA पर, उसको आने वाले समय में डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। आज का वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए, कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। सोच डेवलप कीजिए, अपनी समझ डेवलप कीजिए, सोचने समझने की शक्तियों को थोड़ा सा डेवलप कीजिए। बीपीएससी भी अगर यूपीएससी के पैटर्न पर जाएगा तो कोई पूछ नहीं लगा होता यूपीएससी में, उसको भी कर लेंगे हम, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।